सोचिए एक ब्राह्मण को शक्तिशाली राजा के दरबार से अपमानित करके निकाला गया हो और वो ब्राह्मण फिर प्रतिज्ञा करता है कि मैं इस अपमान का बदला तुम्हारा साम्राज्य को जड़ से उखाड़ के ले लूँगा। और वही ब्राह्मण फिर कुछ समय बाद एक युवा बालक को तैयार करता है युद्ध के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार और आपका हिस्ट्री विद गौतम में स्वागत है। इससे पहले हम लोग जाने थे मगध के उत्कर्ष के बारे में और उसमें हम लोग विस्तार से समझे थे कि मगध को बड़ा करने में, विस्तार से बढ़ाने में किसका किसका योगदान था। तो आज का जो हम लोग का मुख्य टॉपिक है वो है चाणक्य का अपमान और चंद्रगुप्त का उदय कैसे होता है और नंद वंश से मौर्य साम्राज्य तक का उदय कैसे होता है उसके बारे में लोग विस्तार से समझेंगे। और ये बहुत ही मुख्य टॉपिक है, यहाँ से आपका एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैप के माध्यम से। ये मगध जब छोटा था अभी बहुत बड़ा मगध हो गया। अब बात करते हैं चाणक्य की। तो चाणक्य और धनानंद के बीच ये मतलब मतभेद क्यों हुआ, इसका मुख्य रीजन क्या था, इसे एकदम आसान से हम लोग समझते हैं। तो धनानंद जब मगध पे शासन था तो अब मतलब इससे पहले जब हम लोग देख लिए थे कि अजातशत्रु बिंबिसार के मार के अपने मतलब गद्दी पे बैठ जाता है। उसके बाद उदयन बैठता है, फिर शुग वंश आया, नंद वंश आया। नंद वंश का महापद्म नंद के उत्तराधिकारी जो थे धनानंद थे और वो बहुत ही घमंडी शासक था। और उसको मतलब अपना ये था कि अपना घमंड से अपना सेना लोग को अपने पास रखना है और वो कर वसूली करके उसी से उसका चलता था। और यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे एक समझिए कि ब्यास नदी है। ब्यास नदी या इसे झेलम नदी भी कहा जाता है। ब्यास नदी है, यहाँ पे ब्यास नदी है और ये जो एरिया है ये आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान के एरिया जो है। तो यहाँ से एक यूनानी शासक अब मगध पे कब्जा करने के बारे में सोचता है, जिसका नाम था सिकंदर। सिकंदर का एक और नाम था अलेक्जेंडर। तो ये मैसेडोनिया से युद्ध करते करते आता है और यहाँ पे ब्यास नदी को पार करने के लिए सोचता है कि ब्यास नदी को पार करके मगध पे हम कब्जा करेंगे। ऐसे इसका बीच में एक युद्ध हुआ था, वो युद्ध हुआ था पोरस के बीच। ये कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था, मई 326 ईसा पूर्व में। किसके किसके बीच हुआ था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध होता है। सिकंदर और पोरस के बीच में 326 ईसा पूर्व में युद्ध होता है। हालांकि इस युद्ध में पोरस की हार हो जाती है और पोरस का जब हार होता है तो सिकंदर पोरस को बोलता है कि तुम हमसे युद्ध में हार गया है तो मेरा अधीनता स्वीकार कर लो। और तो पोरस बोला कि नहीं, हम यहाँ अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, हम झुकना पसंद नहीं करते हैं। तो इस वजह से सिकंदर ने इसे मित्र बना लिया। और कुछ पारंपरिक कथाओं में कहा जाता है कि सिकंदर जहाँ जहाँ युद्ध लड़ता था वहाँ उसकी ये अपनी पत्नी को राखी बनवा देता था। तो पोरस से जब युद्ध हुआ था तो सिकंदर ने पोरस को भी युद्ध में हरा दिया और उसकी पत्नी को मतलब राखी बनवा दिया। तो अब ये समझते हैं कि सिकंदर का नाम अलेक्जेंडर भी था। और जब 326 ईसा पूर्व में ये ब्यास नदी
पार करने वाला था, तो इसे इसे किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? इस युद्ध का नाम हाइडेन स्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब सिकंदर क्या किया कि पोरस को अपने साथ मिलाकर अब ये सोच रहा है कि हम मगध पे कब्जा करेंगे। अब ये ब्यास नदी को पार करना चाह रहा था, तो ब्यास नदी को पार करने से पहले एक जगह है तक्षशिला। तक्षशिला के जो आचार्य थे वो थे चाणक्य। तो जब सिकंदर यहाँ से पार करने वाला था तो चाणक्य दौड़ के यहाँ पे मगध आया। ठीक, तक्षशिला से मगध आता है और मगध में आकर यहाँ का अभिशासक कौन था? जब सिकंदर यहाँ पे ब्यास नदी को पार करने वाला था, यहाँ कब्जा करने वाला था, तो यहाँ का शासक कौन था? मगध पे किस शासक का राज चल रहा था? तो यहाँ पे धनानंद का राज था। चाणक्य धनानंद के पास आया और बोले, महाराज आप नेतृत्व कीजिए, सिकंदर अपने बहुत से सैनिकों के साथ आ रहा है मगध पे कब्जा करने के लिए, लेकिन इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। ये अपना राजपाट में और कुछ पारंपरिक कथाओं में ये भी वर्णन मिलता है। इसका कोई प्रमाणिक बुक में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन कुछ मतलब इतिहासकार का कहना है कि ये जो धनानंद थे ये बहुत ही घमंडी थे और शराबी थे। ये सिर्फ अपना शराब के नशा में और नाच गाना के मतलब इसी के बीच में मतलब रहता था। तो धनानंद चाणक्य को डांट के भगा दिए। जब चाणक्य नहीं माने, वो एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण बोले कि महाराज आप नेतृत्व कीजिए, आप यहाँ का राजा हैं, मगध को बचाना होगा, नहीं तो बाहर के आके मगध पे कब्जा कर लेगा। सिकंदर तो यहाँ का था नहीं, यूनान का था। तो धनानंद को इससे कोई मतलब नहीं था। धनानंद आया और चाणक्य को मतलब चोटी पकड़ के बाहर निकाल दिया। तो वही चाणक्य ने प्रतिज्ञा किया और धनानंद को बोला कि तुम्हारे इस साम्राज्य को मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। चाणक्य इसे चुनौती दे के गए धनानंद को और यहाँ से चले गए। अब चाणक्य का कहना था कि ये जो है धनानंद जो है वो घर का दुश्मन है, लेकिन घर का दुश्मन से बाद में निपटा जाए, पहले हमको बाहर का दुश्मन से निपटना होगा। तो बाहर का दुश्मन कौन था? ये यूनान का जो सिकंदर था, जिसे अलेक्जेंडर भी कहते हैं। तो ये आ रहा था यहाँ पे। तो क्या हुआ कि चाणक्य अपनी कूटनीति और राजनीतिक से सिकंदर को बोले कि ब्यास नदी को पार मत होइए, यहाँ देवी देवताओं का प्रकोप है, आप यहाँ अगर पार करेंगे तो आपका सैनिक मारे जाएंगे। इस वजह से अब ये क्या किया कि चाणक्य इन लोग को डरा दिया। पूरा सिकंदर का जो सेना था उसमें अफवाह फैल गया। अब इससे पहले ये समझते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कैसे तैयार किया, क्योंकि चाणक्य ब्राह्मण थे, वो बहुत अच्छा राजनीतिक और कूटनीति जानते थे, तो वो युद्ध करेंगे नहीं। तो उसी बीच एक 12-13 साल का लड़का था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहीं से कहानी शुरू होता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य का इनसे मुलाकात कैसे हुआ इसके बारे में समझते हैं। जब धनानंद और चाणक्य के बीच टेंशन हो रहा था, तो वहाँ पे मतलब ये इतना
प्रतापी प्रकोप मतलब गुस्से में आ गए थे कि चाणक्य को बोले कि इसको कैद करो और इसको फांसी में लगा दो, बहुत बड़ा ब्राह्मण है। तो अब क्या किया कि जब इसको धनानंद के कुछ सिपाही पकड़ने वाले थे, उसी बीच में वो जो 12-13 साल का लड़का था चंद्रगुप्त मौर्य की यहाँ पे एंट्री होती है और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही चाणक्य को बचाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब चाणक्य को बचाया तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा कि अब तुम चलो, अब तुमको हम यहाँ धनानंद को गद्दी से हटा के तुमको यहाँ पे राजा बनाएंगे। इससे पहले हम लोग को एक और काम करना है, जो हम ये तो हमारा घर का दुश्मन है, पहले बाहर को दुश्मन को हटाया जाए। तो चाणक्य अब लेके आ गए यहाँ पे तक्षशिला चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किए किसके लिए? ये सिकंदर के बीच युद्ध के लिए तैयार करते हैं। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य बोले कि इसमें से जो सिकंदर का एक सिपाही है उसको एक ठो मार के और तुम उसी का वेशभूषा बदल कर चले जाओ। और वही हुआ, सिकंदर के सेना में शामिल हो गए चंद्रगुप्त मौर्य। और जैसा कि चाणक्य बताए थे कि यहाँ व्यास नदी को पार मत कीजिए, यहाँ देवी देवता का प्रकोप है, आपके सेना मारे जाएंगे। तो चाणक्य के द्वारा जो भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य का समझ लीजिए कि वो चाणक्य तो इनके सलाहकार थे। अब वो चाणक्य के द्वारा ट्रेंड किया गया एक ट्रेंड सैनिक समझिए, सिपाही समझिए। और आने वाला समय का मौर्य साम्राज्य का संस्थापक यही होते हैं। तो वही हुआ कि चाणक्य क्या किए कि सिकंदर के मतलब वहाँ पे कुछ खाना में जहर मिलवा देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से। अब इनके सिकंदर की कुछ सेना जब वो खाना खाते हैं, अब व्यास नदी को जैसे ही पार करते हैं तो कुछ सेना मतलब गिर जाते हैं, उसके बाद वापस चले आते हैं। फिर सेना को किसी को मतलब जहर दे देते हैं कि अंधा हो जाए, चेचक हो जाए, ऐसे कुछ करके लास्ट में सिकंदर का सेना में पूरा अफवाह फैल गया कि सच में व्यास नदी पार करेंगे तो हम लोग सब मारे जाएंगे, यहाँ सच में देवी देवता का प्रकोप है। तो अब क्या किया कि सिकंदर जो था अब ये वापस लौट गया। तो हम लोग जाने थे कि 326 ईसा पूर्व में किसके बीच युद्ध होता है? पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध होता है। अब इस युद्ध के बारे में इसको याद रखिए कि एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा जाता है कि सिकंदर के बीच और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था उसे किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो इससे सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो हाइडेन स्पीच या झेलम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हाइडेन स्पीच या झेलम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये झेलम नदी कहाँ पे है, तो ये झेलम नदी जो है पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। ठीक है, ये देख लिए 326 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था पोरस के बीच, पोरस की हार हो गई थी और ये दोनों फिर मित्र हो गए थे। तो जब और ये देख लिए थे कि सिकंदर का नाम एक और था, वो भी याद रखिएगा, इसका नाम था अलेक्जेंडर। और ये लास्ट में पूरा सिकंदर का सेना में अफवाह फैल गया, जान गए कि इस नदी को अगर पार करेंगे तो सच में हम लोग मर जाएंगे, क्या कि ये चाणक्य की कूटनीति थी। और चाणक्य की कूटनीति के कारण सिकंदर को लास्ट में वापस लौटना पड़ा। अब जब सिकंदर वापस लौटते हैं तो इनकी मतलब ये सिकंदर की जब वापस लौट रहे थे तो इनकी बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 323 ईसा पूर्व में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। समझ आए? 326 में ये युद्ध हुआ था, झेलम का युद्ध या हाइडेन स्पीच का युद्ध। और लास्ट में सिकंदर के सेनापति के कारण लौटना पड़ गया, ये लौट गया। तो ये 323 में
बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो जाती है। और एक आप याद रखिएगा कि अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि सिकंदर का घोड़ा का क्या नाम था, तो सिकंदर का जो घोड़ा था उसका नाम था बुके फराल, और ये बहुत ही ईमानदार घोड़ा था। इस घोड़ा पे जो सामने में हम इधर के घोड़ा में लगाया जाता है ना, क्या बोलता है उसको, हाँ लगाम नहीं था उस घोड़ा में, तो उस घोड़ा में लगाम नहीं था। इतना हम लोग समझ लिए कि मगध पे धनानंद का कब्जा था। अब यहाँ से इसको सिकंदर को वापस भेज दिया, और अब चाणक्य ने धीरे धीरे चंद्रगुप्त के मौर्य के साथ मिलकर धनानंद को पराजित करने के लिए अपना दिमाग लगाए, राजनीतिक किए। कहा कि धनानंद है, ये राजा है, छोटा मोटा नहीं है कि युद्ध में हार जाए। और अभी चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य आए और धनानंद को मार के गद्दी से हटा दिए। ऐसा नहीं, कुछ समय लगा इनको हटाने के लिए। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि सिकंदर का एक सेनापति था, सिकंदर का एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को समझ आ रहा था कि ये सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस निकेटर को ये समझ में आ रहा था कि ये जो यहाँ पे ये जो नौटंकी चल रहा है कि यहाँ पे देवी देवता का प्रकोप है, नदी को पार नहीं किया जाए, ये सब नौटंकी था। तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया कि फिर वहाँ से यहाँ आए युद्ध के लिए, कि नहीं वहाँ पे युद्ध हम लोग को करना है, यहाँ पे सिर्फ नौटंकी है कि देवी देवता का प्रकोप है, ब्यास नदी को पार नहीं किया जाए। तो फिर ये सेल्यूकस निकेटर आए और युद्ध के लिए तैयार हुए। तो सेल्यूकस निकेटर ने बहुत सारे हाथी घोड़े लाए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि देखो कि उसके पास क्या ज़्यादा है। तो पता चलता है कि सेल्यूकस निकेटर हाथी लेके आ रहा है, हाथी लेके आ रहा है ढेर सारा। तो चाणक्य फिर वहाँ पे दिमाग लाए, कोई ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण थे वो, छोटे मोटे झोला छाप ब्राह्मण नहीं थे, वो विद्वान ब्राह्मण थे। वो से उन्हें अच्छा से राजनीति कूटनीति उन्हें अच्छा से आता है। तो अच्छा, एक चाणक्य का दो नाम और है, ये भी आप लोग जान लीजिए कि चाणक्य का दो नाम जो है, एक है कौटिल्य और दूसरा विष्णुगुप्त। तो चाणक्य के कुल 3 नाम हो गए, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो सेनापति इसका सिकंदर का सेनापति फिर आते हैं यहाँ पे युद्ध के लिए। तो यहाँ पे बरसात के मतलब कारण कुछ समय के बाद ये धीरे धीरे युद्ध लड़ा जाता है और युद्ध फिर होता है। तो लास्ट में यहाँ पे चाणक्य के जरिए चंद्रगुप्त मौर्य की जीत भी हो जाती है इस युद्ध में। लास्ट में ये सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से हार जाते हैं। अब हार जाते हैं तो बचाव के लिए क्या किए कि सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी थी जिसकी नाम थी कार्नेलिया, ये मिटा देते हैं। सेल्यूकस निकेटर कौन थे? ये सिकंदर के सेनापति थे। तो जब सेल्यूकस निकेटर के बीच और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होता है तो सेल्यूकस निकेटर युद्ध में हार जाते हैं। तो युद्ध में हार जाने के बाद ये अपना बचाव के लिए अपना बेटी को आगे कर देता है जिसका नाम था
कार्नेलिया, या इसका एक और नाम है हेलेन या कार्नेलिया। ये सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य से इनका विवाह हो जाता है, और ये भी कितना सच्चाई है इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण विशेष रूप से जानकारी नहीं मिलता है कि सेल्यूकस निकेटर की। अच्छा, ये सेल्यूकस सिकंदर का जो सेनापति था, इस युद्ध में हारने का बाद कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसका विवाह हो जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ समय बाद ये अपना पत्नी से पूछते हैं कि आखिर इस सेल्यूकस निकेटर हमसे युद्ध करने क्यों आया था, आखिर युद्ध का कारण क्या था। तो पता चलता है कि सेल्यूकस निकेटर ये जो युद्ध करने आया था, तो मगध में वहाँ पे ढेर सारे हाथी थे। तो इसी हाथी की वजह से, हाथी भी थे और यहाँ पे जो खनिज संपदा थी, लौह अयस्क का बहुत बड़ा संसाधन था। तो इस वजह से यहाँ पे युद्ध करने के लिए सोचे कि मगध को हम कब्जा करें, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा खनिज संपदा है, लोहा का संसाधन है, और हाथी का ढेर सारा मतलब यहाँ पे ये था। तो अब ये क्या किए, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को गिफ्ट में 500 युद्ध करने वाले हाथी दिए। 500 चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 युद्ध करने वाले हाथी उपहार में दिए। किसे उपहार में दिए? सेल्यूकस निकेटर को, अपने ससुर को। तो ये हम लोग आज देख लिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का उदय कैसे हुआ, और ये चंद्रगुप्त मौर्य का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग समझें कि ये चाणक्य के कूटनीति के जरिए इनका उपयोग किया गया था, और इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड किया जाता है। और आगे हम लोग विस्तार से समझेंगे, क्योंकि आज चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ, और आज ही धनानंद को अटैक करके मार नहीं देगा, कब्जा नहीं कर लेगा। बस यहाँ पे हम लोग ये समझ लिए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने कूटनीति के माध्यम से बाहर का जो दुश्मन थे, मतलब जो मगध पे कब्जा करने वाले थे, उसको कैसे मार के भगाया चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी कूटनीति के माध्यम से। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये समझें कि युद्ध में सिर्फ तलवार ही जरूरी नहीं है, बल्कि कूटनीति और राजनीति का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हम लोग विस्तार से समझने चाणक्य का अपमान का बदला कैसे लेते हैं, और नंद वंश से मौर्य साम्राज्य का उदय के बारे में, और चंद्रगुप्त मौर्य का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझें। और अगला वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से समझेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के बारे में, कि आखिर आगे में क्या होता है। तो आज कुछ बाहर से कुछ नॉइज़ भी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग विस्तार से समझेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद की कहानी। अगर वीडियो आप लोग को सच में इंटरेस्टिंग लग रही हो और इतिहास अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।